दोस्तों एक और ज़बरदस्त मूवी हमें देखने को मिलने वाली है जिसका एक तरह से टीज़र लॉन्च कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ डॉन पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी इसका एक पार्ट देखने को मिल चुका है और ये एक तरह से इसका दूसरा पार्ट होने वाला है जो कि हमें 2024 में देखने को मिलेगा। और आगे चलकर मैं इसकी रिलीजिंग डेट और साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हो। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ड्यून पार्ट 2 एक आगामी 2024 अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जो डेनिस विलेन्यूवे द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने जॉन स्पैहट्स के साथ पटकथा लिखी है। ड्यून 2021 की अगली कड़ी, यह फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के उपन्यास ड्यून के 2 भाग रूपांतरण का दूसरा भाग है और पॉल एट्राइड्स का अनुसरण करता है, क्योंकि वह हाउस हरकोनेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए रेगिस्तानी ग्रह अराकिस के फ्रीमैन लोगों के साथ एकजुट होता है। टिमोथी चालमेट, रेबेका फर्ग्यूसन, जोश ब्रोलिन, स्टेलन स्कार्सगार्ड, डेव बॉटिस्टा, स्टीफन मैककिनले हेंडरसन, जेंडाया, चार्लोट रैम्पलिंग और जेवियर बार्डेम ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, जिसमें ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुग, क्रिस्टोफर वॉकन और लिया सेडॉक्स शामिल हुए। कलाकारों की टुकड़ी। लेजेंडरी एंटरटेनमेंट द्वारा 2016 में ड्यून के लिए फिल्म और टेलीविजन अधिकार हासिल करने के बाद विकास शुरू हुआ। उपन्यास की जटिलता के कारण इसका 2 भाग का रूपांतरण बनाने के इरादे से विलेन्यूवे ने 2017 में फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए। उत्पादन अनुबंध केवल पहली फिल्म के लिए सुरक्षित किए गए थे, दूसरी फिल्म को पहली की सफलता के आधार पर हरी झंडी दी जानी थी। हालांकि पहली फिल्म के नाटकीय और एचबीओ मैक्स पर एक साथ रिलीज होने के बाद विलेन्यूवे सीक्वल की निश्चितता को लेकर चिंतित थे। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर एचबीओ मैक्स पर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो सीक्वल बनेगा। पहली फिल्म की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद वार्नर ब्रदर्स और लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने अक्टूबर 2021 में फिल्म को हरी झंडी दे दी। 2022 में पुग, बटलर, वॉकिन, सेडॉक्स और सोहिला याकूब सहित नए कलाकारों की घोषणा की गई। उसके बाद टिम ब्लेक की घोषणा की गई। एक साल बाद नेल्सन मुख्य फोटोग्राफी जुलाई और दिसंबर 2022 के बीच बुडापेस्ट, इटली और अबू धाबी में हुई। ड्यून पार्ट 2 1 मार्च 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने के लिए तैयार है। परिसर। पॉल एट्राइड्स ने चानी और फ्रीमैन के साथ एकजुट होकर अपनी यात्रा जारी रखी है, क्योंकि वह उन साजिशकर्ताओं से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट कर दिया, और एक भयानक भविष्य को रोकने का प्रयास करता है जिसकी केवल वह भविष्यवाणी कर सकता है। एक कास्ट करें। पॉल एट्राइड्स के रूप में टिमोथी चालमेट, हाउस एट्राइड्स के निर्वासित ड्यूक, जिन्हें फ्रीमेन द्वारा मुअद्दिब कहा जाता है। चानी के रूप में जेंडिया, एक युवा फ्रीमेन योद्धा और पॉल की प्रेमिका। लेडी जेसिका के रूप में रेबेका फर्ग्यूसन, पॉल की बेने गेसरिट माँ और पॉल के दिवंगत पिता और पूर्ववर्ती लेटो एट्राइड्स की उपपत्नी। गर्नी हालेक के रूप में जोश ब्रोलिन, हाउस एट्राइड्स के पूर्व हथियार मास्टर और पॉल के गुरु। फेड रॉथा हरकोनेन के रूप में ऑस्टिन बटलर, बैरन हरकोनेन के सबसे छोटे भतीजे और हाउस हरकोनेन के नियोजित उत्तराधिकारी। सम्राट की बेटी राजकुमारी इरुलान के रूप में फ्लोरेंस पुग। ग्लोसू रब्बान के रूप में डेव बॉटिस्टा, बैरन हरकोनेन के क्रूर भतीजे और फेड रॉथा के बड़े भाई। शद्दाम चतुर्थ के रूप में क्रिस्टोफर वॉकिन, ज्ञात ब्रह्मांड के पदीशाह सम्राट और हाउस कोरिनो के प्रमुख। थुफिर हवात के रूप में स्टीफन मैककिनले हेंडरसन, हाउस एट्राइड्स के प्रति वफादार एक मेंटेट जिसे हाउस हरकोनेन की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेडी मार्गोट के रूप में लिया सेडॉक्स, एक बेने गेसेरिट और सम्राट की करीबी दोस्त। बैरन व्लादिमीर हरकोनेन के रूप में स्टेलन स्कार्सगार्ड,
हाउस हरकोनेन के प्रमुख, फेयड रॉथा के चाचा, एट्राइड्स के शत्रु और अराकिस के पूर्व प्रबंधक। गयुस हेलेन मोहियम, एक बेने गेसेरिट रेवरेंड माँ और सम्राट की सत्यवक्ता के रूप में चार्लोट रैम्पलिंग। स्टिल्गर के रूप में जेवियर बार्डेम, सीच ताबर में फ्रीमेन जनजाति के नेता। इसके अतिरिक्त सोहेला याकूब ने एक फ्रीमैन योद्धा शीशकली की भूमिका निभाई है, जबकि टिम ब्लेक नेल्सन को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया है। उत्पादन विकास मार्च 2018 में डेनिस विलेन्यूवे ने कहा कि उनका लक्ष्य उपन्यास को 2 भाग वाली फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित करना था। विलेन्यूवे ने अंततः वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के साथ 2017 और 2019 में स्टीफन किंग्स इट के 2 भाग रूपांतरण के समान शैली में 2 फिल्म सौदा हासिल किया। उन्होंने कहा कि मैं पुस्तक के इस रूपांतरण को एक ही फिल्म के साथ बनाने के लिए सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि ड्यून विवरणों में शक्ति के साथ बहुत जटिल था जिसे एक भी फिल्म पकड़ने में विफल होगी। 3 जनवरी 2019 में जो वॉकर को फिल्म के संपादक के रूप में काम करने की पुष्टि की गई थी। 4 अन्य दल में पर्यवेक्षक कला निर्देशक के रूप में ब्रैड रिकर, प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में पैट्रिस वर्मेट, दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में पॉल लैम्बर्ट, विशेष प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में गर्ड नेफ्जर और स्टंट समन्वयक के रूप में थॉमस ट्रूथर्स शामिल थे। 5 ड्यून पार्ट 2 का निर्माण विलेन्यूवे, मैरी पेरेंट और कैले बॉयटर द्वारा किया जाएगा, जिसमें तान्या लापोइंटे, ब्रायन हर्बर्ट, बायन मेरिट, किम हर्बर्ट, थॉमस टुल्ल, जॉन स्पैहट्स, रिचर्ड पी रुबिनस्टीन, जॉन हैरिसन और हर्बर्ट डब्ल्यू गेन शामिल होंगे। कार्यकारी निर्माता के रूप में और केविन जे एंडरसन रचनात्मक सलाहकार के रूप में। 6 महान सीईओ जोशुआ ग्रोड ने अप्रैल 2019 में पुष्टि की कि वे एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और कहा कि किताब खत्म होने से पहले पहली फिल्म को रोकने का एक तार्किक स्थान है। 7 दिसंबर 2020 में विलेन्यूवे ने कहा कि वार्नर ब्रदर्स की फिल्म को सिनेमाघरों और एचबीओ मैक्स पर एक साथ रिलीज करने की योजना के कारण पहली फिल्म आर्थिक रूप से कमजोर प्रदर्शन कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित सीक्वल को रद्द करना पड़ा। 8 पहली फिल्म के पहले 10 मिनट की आईमैक्स स्क्रीनिंग में शीर्षक लोगों पर लिखा था ड्यून पार्ट 1, जिससे अगली कड़ी की योजना को बल मिलता है। 9 अगस्त 2021 तक विलेन्यूवे ने एक सीक्वल फिल्म की संभावनाओं के बारे में अधिक आत्मविश्वास से बात की। टिमोथी चालमेट और जेंडिया के साथ फिर से काम करने के लिए अपने उत्साह को दोहराया। 10 जबकि उन्होंने कहा कि सीक्वल में चानी की एक बड़ी भूमिका होगी। 11 वार्नर ब्रदर्स ने विलेन्यूवे को आश्वासन दिया कि जब तक फिल्म एचबीओ मैक्स पर अच्छा प्रदर्शन करती है, तब तक सीक्वल को हरी झंडी मिल जाएगी। 12 पहली फिल्म की रिलीज से कुछ ही दिन पहले वार्नर ब्रदर्स के सीईओ एन सरनॉफ ने कहा, क्या हम ड्यून का सीक्वल बनाएंगे? यदि आप फिल्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका अंत कैसे होता है। मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर काफी हद तक जानते हैं। 26 अक्टूबर 2021 को लेजेंडरी ने आधिकारिक तौर पर ड्यून पार्ट 2 को हरी झंडी दिखा दी, जिसमें कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, डेनिस की असाधारण दृष्टि और उनके प्रतिभाशाली दल, लेखकों, हमारे लेखकों के अद्भुत काम के बिना हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। शानदार कलाकार, वार्नर ब्रदर्स में हमारे साझेदार और निश्चित रूप से प्रशंसक। यहाँ और अधिक ड्यून है। 14 सीक्वल को हरी झंडी देने से पहले बातचीत का एक मुख्य बिंदु यह आश्वासन देना था कि सीक्वल में एक विशेष विंडो होगी जहां इसे केवल नाटकीय रूप से दिखाया जाएगा, जिसमें लेजेंडरी और वार्नर ब्रदर्स ड्यून पार्ट 2 को 45 दिन पहले देने पर सहमत हुए थे। यह अन्य चैनलों के माध्यम से उपलब्ध होगा। विलेन्यूवे ने कहा कि यह नाटकीय विशिष्टता एक परक्राम्य शर्त थी
और यह कि नाटकीय अनुभव मेरे लिए सिनेमाई भाषा के केंद्र में है। 15 ड्यून भाग 2 को हरी झंडी मिलने के साथ विलेन्यूवे ने कहा कि उनकी प्राथमिक चिंता फिल्मांकन को जल्द से जल्द पूरा करना था। उन्हें 2022 की आखिरी तिमाही में जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरी फिल्म के निर्माण से फायदा हुआ सभी कार्य पहले ही स्थापित हो चुके हैं और उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। 15 लेखन अप्रैल 2017 में एरिक रोथ को पटकथा के सह लेखन के लिए काम पर रखा गया था। 16 और बाद में जॉन स्पैहट्स को रोथ और विलेन्यूवे के साथ पटकथा के सह लेखन के लिए नियुक्त किया गया था। 17 गेम ऑफ थ्रोन्स के भाषा निर्माता डेविड पीटरसन को अप्रैल 2019 में फिल्म के लिए भाषाएं विकसित करने की पुष्टि की गई थी। 18 नवंबर 2019 में स्पैहट्स ने ड्यून प्रोफेसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ड्यून पार्ट 2 पर श्रोता के रूप में पद छोड़ दिया। 19 जून 2020 में ग्रेग फ्रेजर ने कहा, यह अपने आप में एक पूरी तरह से बनाई गई कहानी है जिसमें घूमने लायक जगहें हैं। यह पूरी तरह से एक स्टैंडअलोन महाकाव्य फिल्म है जिसे देखने के बाद लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 20 फरवरी 2021 तक रोथ ने अगली कड़ी के लिए एक पूर्ण ट्रीटमेंट तैयार किया, 21 जिसका लेखन अगस्त से शुरू हुआ। 22 उन्होंने पुष्टि की कि फेड रॉथा फिल्म में दिखाई देंगे और कहा कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार होंगे। 23 मार्च 2022 में विलेन्यूवे ने खुलासा किया कि पटकथा लगभग समाप्त हो चुकी थी। 24 विलेन्यूवे ने कहा कि फिल्म सीधे पहले से जारी रहेगी और विशेष रूप से इसे दूसरा भाग बताया। 25 उन्होंने फिल्म को एक महाकाव्य युद्ध फिल्म बताया, साथ ही कहा कि पहली फिल्म अधिक चिंतनशील थी जबकि दूसरी में अधिक एक्शन होगा। 26 केंद्रीय कहानी मसाले के नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमती है, एक साइकेडेलिक खनिज जो अपने उपयोगकर्ताओं को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करता है, जो विशेष रूप से अराकिस पर पाया जाता है, जो पर्यावरणवाद और शोषण के विषयों पर प्रकाश डालता है। हालांकि विलेन्यूवे ने इन अमूर्त अवधारणाओं को मुख्य रूप से पॉल और चानी के माध्यम से पात्रों तक पहुंचाने की कोशिश की। दोनों के बीच एक महाकाव्य प्रेम कहानी में दिखाए जाने पर विलेन्यूवे ने उन्हें कहानी का केंद्र बताया। ज़ेन्या को शुरू में संवाद बनाने में कठिनाई हुई। उन्होंने टिप्पणी की कि इस भविष्य की अंतरिक्ष बातचीत में यह जानने की कोशिश करना मजेदार था, जैसे वे कैसे फ्लर्ट करते हैं। चालमेट ने यह भी कहा कि पॉल चानी से काफी प्रभावित होंगे, जो उनके नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त पॉल फ्रीमैन संस्कृति में गहराई से शामिल हो जाता है, स्टिल्गर के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है, जो उसका सरोगेट पिता तुल्य और गुरु बन जाता है, जबकि चानी और लेडी जेसिका के बीच तनाव उभरता है, क्योंकि चानी को पता है कि जेसिका की योजनाएं फ्रीमैन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 25 पहली फिल्म के बाद बैरन हरकोनेन को अत्यधिक दुर्बल और तरल पदार्थ में डूबे रहने पर निर्भर बताया गया है, जबकि वह एक उत्तराधिकारी चुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ग्लोसू रब्बन या फेड रॉथा, उनके दोनों भतीजे। रब्बन को एक खराब रणनीतिकार बताया गया है, जबकि फेड रॉथा को चतुर और करिश्माई दिखाया गया है। लेडी जेसिका भी ड्यूक लेटो की मौत से काफी सदमे में है। उनकी तुलना पॉल से उत्तरजीवी के रूप में की जा रही है और वे बेने गेसरिट की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की रणनीति बना रहे हैं, जिनका उद्देश्य नैतिकता और नैतिकता की उपेक्षा करते हुए मानवीय क्षमता को अधिकतम करने के लिए अपनी भविष्यवाणी को पूरा करना है। अतिरिक्त ध्यान राजनीतिक पहलू पर भी होगा। राजकुमारी इरुलान को डर है कि उसके पिता सम्राट शाद्दाम चतुर्थ युद्धरत गुटों पर प्रभाव खोने के कारण अपना सिंहासन खो देंगे। 25 एल से आर ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुग,
और क्रिस्टोफर वॉकन क्रमशः फेड रॉथा, प्रिंसेस इरुलान और शाद्दाम फो के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। क्रेग माजिन और रोथ ने फिल्म के लिए अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री लिखी। 27 कास्टिंग। मार्च 2022 में फ्लोरेंस पुग और ऑस्टिन बटलर को क्रमशः राजकुमारी इरुलान और हरकोनेन वारिस फेयर्ड रॉथा के रूप में फिल्म में अभिनय करने के लिए बातचीत करने की सूचना मिली थी। 28-29 मई में क्रिस्टोफर वॉकन शद्दाम फो के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 30 जून में लिया सेडॉक्स ने लेडी मार्गोट के रूप में कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की। 31 जुलाई में सोहेला याकूब शीशकली के रूप में कलाकारों में शामिल हुई। 1932 जनवरी 2023 में टिम ब्लेक नेल्सन को एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल किया गया। 33 फिल्मांकन। हंस जिमर ड्यून पार्ट 2 का स्कोर तैयार करने के लिए लौटे। प्री शूटिंग 4 जुलाई 2022 को 2 दिनों के लिए इटली के अल्टीवोल में ब्रायन मकबरे में शुरू हुई थी। 34 मुख्य फोटोग्राफी 21 जुलाई को बुडापेस्ट, हंगरी में शुरू होने वाली थी। 34 लेकिन पहले 18 जुलाई को शुरू हुई। एक 35 फिल्म को पूरी तरह से डिजिटल आईमैक्स प्रमाणित कैमरों का उपयोग करके शूट किया गया था, जिसमें नए फिल्मांकन स्थान और सेट थे। पुनरावृत्ति से बचने के लिए का उपयोग किया जा रहा है। 1936 अक्टूबर 2022 तक चालमेट ने बोन्स एंड ऑल 2022 के प्रीमियर में भाग लेने के लिए फिल्मांकन से ब्रेक ले लिया। यह था 1937 नवंबर 2022 में प्रोडक्शन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित हो गया, जिसमें पुग ने उस महीने के अंत में अपने दृश्य पूरे किए। 38-39 फिल्मांकन 12 दिसंबर 2022 को पूरा हुआ। 40 पॉल और चानी के बीच रोमांटिक दृश्यों के लिए दृश्य मुख्य रूप से सुनहरे घंटे के दौरान जॉर्डन के दूरदराज के स्थानों में फिल्माए गए थे। दृश्यों को अक्सर जितनी जल्दी हो सके फिल्माया जाता था, केवल 1 घंटे की विंडो उपलब्ध होती थी। 25 संगीत। हंस जिमर पिछली फिल्म के लिए ऐसा करने के बाद फिल्म का स्कोर तैयार करने के लिए लौट आए। 41 जिमर ने फिल्म की घोषणा से पहले 90 मिनट से अधिक संगीत तैयार किया था ताकि विलेन्यूवे को लिखते समय प्रेरणा मिल सके। 42 मार्केटिंग। ड्यून भाग 2 के लिए एक टीजर ट्रेलर 27 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में वार्नर ब्रदर्स पैनल पर प्रस्तुत किया गया था। 36-26 एक टीजर पोस्टर के साथ पात्र के कलाकारों का फर्स्ट लुक फुटेज ऑनलाइन जारी किया गया था। 2 मई 2023 43 ट्रेलर अगले दिन जनता के लिए जारी किया गया। 44 वैरायटी ने इसे लुभावनी कहा। 45 जीक्यू ने सैंडवॉर्म पर सवार पॉल के दृश्यों को असाधारण अनुक्रम के रूप में सराहा। 46 और फैंगोरिया ने टिप्पणी की, यदि आप इसके लिए उत्साहित नहीं हैं, तो हमें नहीं पता कि आपको क्या बताया जाए। 47 चालमेट और जेंडिया ने बाद में 21 जून को सिनेयूरोप में वार्नर ब्रदर्स की प्रस्तुति में फिल्म पर चर्चा की और प्रचार किया। 48 दूसरा ट्रेलर 29 जून 2023 को जारी किया गया था। 49 बटा फिल्म के क्रिस इवांजेलिस्टा सम्राट शाद्दाम चतुर्थ के रूप में क्रिस्टोफर वॉकेन की उपस्थिति को लेकर उत्साहित थे। 50 एम्पायर के बेन ट्रेविस ने भूकंपीय और आश्चर्यजनक, कोई भी अधिक आंखें चकमा देने वाली कल्पना की प्रशंसा की और महसूस किया कि गुंजाइश विशेष रूप से व्यापक है, और फुटेज को कॉल करते समय ऑस्टिन बटलर के फेड रॉथा को चित्रित करने वाले मोनोक्रोमैटिक फुटेज पर ध्यान दिया। क्रिस्टोफर वॉकेन की उपस्थिति प्रभावशाली है। 51 पॉलीगॉन के जोशुआ रिवेरा ने कहा, ट्रेलर सीधे शब्दों में कहें तो कमाल है, और उन्होंने मौजूद फुटेज का आनंद लिया। 52 रिलीज। ड्यून पार्ट 2 मूल रूप से 20 अक्टूबर 2023
1953 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अन्य रिलीज शेड्यूल में बदलावों को समायोजित करने के लिए इसे 2 सप्ताह आगे बढ़ाकर 3 नवंबर 2023 करने से पहले 17 नवंबर 2023 54 तक विलंबित कर दिया गया। स्टूडियो 552023 हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण इसकी रिलीज को 4 महीने से अधिक समय के लिए 15 मार्च 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 56 हड़तालें सुलझने के बाद फिल्म को 2 सप्ताह आगे बढ़ाकर 1 मार्च 2024 कर दिया गया। 57 इसके अलावा यूनिवर्सल की ऐतिहासिक सफलता के बाद फिल्म को चुनिंदा स्थानों पर आईमैक्स 70 मिमी रिलीज के लिए घोषित किया गया था। महाकाव्य ओपेनहाइमर उक्त प्रारूप में चलता है। 58 प्रशंसा ड्यून भाग 2 को 2023 गोल्डन ट्रेलर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फैंटेसी एडवेंचर के लिए नामांकन और सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर के लिए द डॉन लाफोंटेन पुरस्कार मिला। 59 इसे छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन मिडसीजन फिल्म अवार्ड्स में सर्वाधिक प्रतीक्षित फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 61 दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसकी रिलीजिंग डेट है 1 मार्च 2023 और इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 3 घंटा 22 मिनट है, जो कि बहुत ही बड़ी लेंथ है, लेकिन ज़बरदस्त अंदाज में हमें देखने को मज़ा आने वाला है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है वन्नस वेदर पिक्चर्स ने। तो आप सभी को पता है इंडिया के अंदर भी ये लॉन्च होगी और इंडिया के भी 3 से 4 लैंग्वेजों में रिलीज़ होने वाली है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ हिंदी में हमें देखने को मिलने वाली है। नज़दीकी सिनेमाघरों में 1 मार्च 2024 से हमें देखने को मिलेगी। बाकी OTT राइट्स की बात की जाए तो अमेज़ॉन प्राइम से OTT राइट्स सहायता खरीद सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये हमें एक तरह से इंग्लिश के अंदर एक तरह से मेन बेस लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर से प्रोवाइड कराया जाएगा, मल्टीपल लैंग्वेज होने वाली है। बाकी दोस्तों इसकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दी है और बची कुछ थोड़ी जो कास्टिंग और कैरेक्टर है उनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। निर्देशक डेनिस विलेन्यूवे। पटकथा की है डेनिस विलेन्यूवे, जॉन स्पैहट्स पर आधारित फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा ड्यून द्वारा उत्पादित। मैरी पेरेंट, काले बॉयटर, डेनिस विलेन्यूवे, तान्या लापोइंटे, पैट्रिक मैककॉर्मिक। अभिनीत टिमोथी चालमेट, जेंडया, रेबेका फर्गुसन, जोश ब्रोलिन, ऑस्टिन बटलर, फ्लोरेंस पुग, डेव बॉटिस्टा, क्रिस्टोफर वॉकिन, टिम ब्लेक नेल्सन, स्टीफन मैककिनले हेंडरसन, लिया सेडॉक्स, स्टेलन स्कार्सगार्ड, चार्लोट रैम्पलिंग, जेवियर बर्डेम। छायांकन ग्रेग फ्रेजर द्वारा संपादित जो वॉकर। संगीत दिया है हंस जिम्मर। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र द्वारा वितरित वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 1 मार्च 2024। जेवियर एंजेल एनकिनस बारडेम, स्पेनिश उच्चारण एक्सेजे एन, उद्धरण वांछित जन्म 1 मार्च 1969, एक स्पेनिश अभिनेता है। उन्होंने कोएन ब्रदर्स की पश्चिमी ड्रामा फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन 2007 में हत्यारे एंटोन चिगुर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। बारडेम को बिफोर नाइट फॉल्स 2000 में, रेनाल्डो एरेनास ब्यूटीफुल 2010 में कैंसर से पीड़ित एक अपराधी और बीइंग द रिकार्डोस 2021 में देसी अरनास की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अभिनेत्री पिलर बारडेम के बेटे, वह पहली बार जैमोन 1992, बोका ए बोका 1995, कार्ने ट्रेमुला 1997, लॉस ल्यून्स अल सोल 2002 और मार एडेंट्रो 2004 जैसी स्पेनिश फिल्मों के लिए जाने गए। तब से उन्होंने वुडी एलन की रोमांटिक ड्रामा विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008
सैम मेंडेस की जेम्स बॉन्ड जासूसी फिल्म स्काईफॉल 2012, टेरेंस मैलिक की ड्रामा टू द वंडर 2013, डैरेन एरोनोफ्स्की की हॉरर फिल्म मदर में अभिनय किया है। 2017, असगर फरहादी की मिस्ट्री ड्रामा एवरीबडी नोज। 2018, डेनिस विलेन्यूवे की साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून। 2021 और डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक द लिटिल मरमेड 2023। बारडेम की शादी 2010 से अभिनेत्री पेनेलोप क्रूज से हुई है। जनवरी 2018 में बारडेम अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए ग्रीन पीस के राजदूत बने। एक प्रारंभिक जीवन। बारडेम का जन्म 1 मार्च 1969 को कैनरी द्वीप, स्पेन के लास पाल्मास डी ग्रैन कैनरिया में हुआ था। उनकी मां, पिलर बारडेम 1939-2021, एक अभिनेत्री थी और उनके पिता, जोस कार्लोस एनकिनस डूसिनाग 1931-1995, एक पशुपालक के बेटे थे। दो पिलर के संस्मरणों के अनुसार जोस के पास मनमौजी और हिंसक इच्छाशक्ति थी और उसने सामने के दरवाजे पर गोली चला दी। उन्होंने 10 से अधिक बार नौकरियां बदली, जिसके कारण उन्हें बेदखल होना पड़ा और बच्चों को भूखा रहना पड़ा। जेवियर के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए। 3, 4 उनकी मां ने उन्हें और उनके बड़े भाई बहनों कार्लोस और मोनिका को अकेले पाला। जन्म के तुरंत बाद एक और भाई बहन की मृत्यु हो गई। दोनों ने भी अभिनय करियर बनाया है। उनके पिता की 1995 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई। 2-5 बारडेम स्पेनिश सिनेमा के शुरुआती दिनों के फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की एक लंबी कतार से आते हैं। वह अभिनेता राफेल बारडेम और मटिल्डे मुनोज सैम्पेड्रो, अभिनेत्रियों मर्सिडीज और ग्वाडालूप की बहन, के पोते हैं। 6 और पटकथा लेखक और निर्देशक जुआन एंटोनियो बारडेम के भतीजे हैं। 7 दूसरी ओर, वह फिल्म निर्माता मिगुएल बारडेम के चचेरे भाई हैं। 8 वह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि उनके चाचा जुआन एंटोनियो को उनकी फांसीवाद विरोधी फिल्मों के लिए फ्रैंको ने कैद कर लिया था। 5 बारडेम का आलन पोषण उनकी दादी ने रोमन कैथोलिक धर्म में किया था। 9-10 एक बच्चे के रूप में उन्होंने थिएटर और फिल्म सेट पर समय बिताया। 5-6 साल की उम्र में उन्होंने फर्नांडो फर्नान गोमेज की एल पिकारो, द स्काउंड्रेल में अपनी पहली फिल्म प्रदर्शित की। 5-11 उन्होंने जूनियर स्पेनिश नेशनल टीम के लिए रग्बी भी खेला। 12-13 हालांकि वह अभिनेताओं से भरे परिवार में पले बढ़े, बारडेम ने खुद को पारिवारिक व्यवसाय में जाते नहीं देखा और पेंटिंग उनका पसंदीदा माध्यम था। 14 उन्होंने मैड्रिड के एस्कुएला डे आर्टेस वाई ऑफिसियोस में 4 साल तक पेंटिंग का अध्ययन किया। 1-2 15 पैसे की जरूरत के कारण उन्होंने अपनी पेंटिंग का समर्थन करने के लिए अभिनय की नौकरी की, लेकिन उन्हें लगा कि वह एक बुरे चित्रकार है और अंततः उन्होंने इसे करियर के रूप में छोड़ दिया। 14 1989 में स्पेनिश कॉमेडी शो एल दिया पोर डेलांटे, द डे अहेड के लिए उन्हें एक कॉमेडी स्केच के लिए सुपरमैन पोशाक पहननी पड़ी, एक ऐसी नौकरी जिसने उनसे सवाल किया कि क्या वह वास्तव में अभिनेता बनना चाहते हैं। 16 बारडेम ने अपने संघर्षपूर्ण अभिनय करियर के दौरान एक दिन के लिए स्ट्रिपर के रूप में भी काम किया। 17 कैरियर 1990-1999 प्रारंभिक भूमिकाएं। बारडेम को उनकी पहली प्रमुख मोशन पिक्चर द एजेस ऑफ लुलू में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया जब वह 21 वर्ष के थे, जिसमें वह अपनी मां पिलर बारडेम के साथ दिखाई दिए थे। वह अमोतू कामा रिका और हाई हील्स में छोटी भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। 18 लुलू के निर्देशक बिगस लूना काफी प्रभावित हुए और उन्होंने 1992 में अपनी अगली फिल्म जैमोन जैमोन में उन्हें मुख्य पुरुष की भूमिका दी,
जिसमें बार्डेम ने एक भावी अंडरवियर मॉडल और बुलफाइटर की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म, जिसमें उनकी अंतिम पत्नी पेनेलोप क्रूज भी थी, एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। बारडेम ने सांचो ग्रेसिया की हुईदोस में अभिनय किया। 18 और बिगास लूना की अगली फिल्म गोल्डन बॉल्स 1993 में अभिनय किया। अंग्रेजी भाषी दुनिया में बारडेम की प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं गया। 1997 में जॉन मेल्कोविच, जो उस समय 27 साल के थे, सबसे पहले अंग्रेजी में एक भूमिका के लिए उनसे संपर्क करने वाले थे, लेकिन स्पेनिश अभिनेता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उनकी अंग्रेजी अभी भी खराब थी। 13-19 उनकी पहली अंग्रेजी बोलने वाली भूमिका उसी वर्ष आई, जिसमें निर्देशक एलेक्स डी ला इग्लेसिया की पर्दिता डुरंगो ने एक सैंटेरिया प्रैक्टिसिंग बैंक डाकू की भूमिका निभाई। 2000-2011 निर्णायक और प्रशंसा। 2007 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बारडेम अपने मूल देश में लगभग 2 दर्जन फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने 2000 में जूलियन श्नाबेल की बिफोर नाइट फॉल्स में क्यूबा के कवि रेनाल्डो एरेनास का किरदार निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। उन्हें अपने आदर्श अल पचिनो से प्रशंसा मिली। पचिनो ने बारडेम की उत्तर देने वाली मशीन पर जो संदेश छोड़ा था, उसे वह अब तक मिले सबसे खूबसूरत उपहारों में से एक मानता है। 5 उस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, जो किसी स्पेनियार्ड के लिए पहला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने माइनॉरिटी रिपोर्ट में डैनी विटवर की भूमिका को ठुकरा दिया, जो अंततः कॉलिन फेरेल को मिली। 20 इसके बजाय 2002 में बारडेम ने मेल्कोविच के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द डांसर अपस्टेयर में अभिनय किया। माल्कोविच के मन में मूल रूप से जासूस के सहायक की भूमिका के लिए बारडेम था, लेकिन फिल्म के लिए वित्तपोषण खोजने की कोशिश में बारडेम को अंग्रेजी सीखने और जासूस की मुख्य भूमिका निभाने का समय मिल गया। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे अंग्रेजी में काम करने का पहला मौका दिया, बारडेम ने माल्कोविच के बारे में कहा है। 13-19 संयुक्त राज्य अमेरिका में द सी इनसाइड के रूप में रिलीज हुई मार एडेंट्रो 2004 में अपनी भूमिका के लिए बारडेम ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने चतुर्भुज से पीड़ित आत्मघाती कार्यकर्ता रेमन सेम्पेड्रो का किरदार निभाया था। उन्होंने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत एक अपराध सरगना की संक्षिप्त भूमिका में की, जो टॉम क्रूज के हिटमैन को अपराध नाटक कोलैटरल में गवाहों को भगाने का गंदा काम करने के लिए बुलाता है। उन्होंने मिलोस फॉर्मैन की 2006 की फिल्म गोयास घोस्ट में नेटली पोर्टमैन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने स्पेनिश इनक्विजिशन के दौरान एक विकृत भिक्षु की भूमिका निभाई। 21 2007 में बारडेम ने 2 फिल्म रूपांतरणों में अभिनय किया, कोएन बंधुओं की नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन और गैब्रियल गार्सिया मार्केज द्वारा जियोवाना मेज़ोगियोर्नो के साथ कोलंबियाई उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा का रूपांतरण। नो कंट्री फॉर ओल्ड मेन में उन्होंने एक सोशियोपैथिक हत्यारे एंटोन चिगुर की भूमिका निभाई। उस भूमिका के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनियार्ड बन गए। 22 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एसएजी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और 2008 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ड जीता। बारडेम ने चिगुर के ट्रेडमार्क शब्द का प्रतिपादन किया, मैं जहां से हूं वहां तुम्हारा क्या काम है मित्रों। सुविधा स्टोर के मालिक की क्वेरी के जवाब में, क्या आपके रास्ते में कोई बारिश हो रही है? 23 को ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर के वार्षिक सर्वेक्षण में 2007 का टॉप हॉलीवुडी नामित किया गया था।
24 एंटरटेनमेंट वीकली पत्रिका की 2008 की मूवी इतिहास के 50 सबसे वीभत्स खलनायकों की सूची में चिगुर को 26वें नंबर पर रखा गया था। 25 बारडेम के जीवन के कार्यों को इंडिपेंडेंट फीचर प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित 2007 गोथम अवार्ड्स में सम्मानित किया गया था। 2014 में बेल्जियम के मनोचिकित्सक प्रोफेसर सैमुअल लीस्टेड और 10 सहयोगियों ने 3 वर्षों के दौरान 400 फिल्में देखी और 126 मनोरोगी पात्रों की पहचान की। बारडेम की चिगुर की प्रस्तुति को सबसे यथार्थवादी मनोरोगी चुना गया। 26, 27, 28 फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने बारडेम को अल पचिनो, जैक निकोलसन और रॉबर्ट डी नीरो का उत्तराधिकारी बताया और यहाँ तक कि उससे भी बेहतर बताया। उन्होंने बारडेम को महत्वाकांक्षी, भूखा, अपनी उपलब्धियों पर आराम करने को तैयार नहीं और हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित बताया। 5 बारडेम को कोपोला की फिल्म टेट्रो में टेट्रो के गुरु की भूमिका निभाने के लिए जोड़ा गया था, लेकिन निर्देशक को लगा कि किरदार महिला होना चाहिए, इसलिए उनकी जगह साथी स्पेनियार्ड कार्मेन मोरा को ले लिया गया। 29-30 बारडेम को मूल रूप से ब्रॉडवे म्यूजिकल 9 के फिल्म रूपांतरण में काल्पनिक फिल्म निर्माता गुइडो कोंटिनी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन थकावट के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी। 29-31 अंततः यह हिस्सा डेनियल डे लुइस के पास चला गया। 32 उन्होंने वुडी एलन की विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में पेनेलोप क्रूज और स्कारलेट जोहानसन के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने अपना चौथा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 2012 वर्तमान स्थापित करियर 2011 में 83वें अकादमी पुरस्कार में बारडेम। 2010 में एलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु द्वारा निर्देशित ब्यूटीफुल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने विशेष रूप से बारडेम को ध्यान में रखकर फिल्म लिखी थी। 14 ग्लोब्स और एसएजी द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद बारडेम 25 जनवरी 2011 को अप्रत्याशित रूप से ऑस्कर नामांकित व्यक्ति बन गए और अब तक के सभी स्पेनिश भाषा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नामांकित व्यक्ति बन गए। 33-34 उन्होंने अपना 5वां गोया पुरस्कार जीता, इस बार ब्यूटीफुल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। इस जीत को उन्होंने अपनी पत्नी पेनेलोप क्रूज और नवजात बेटे को समर्पित किया। 35-36 लगभग इसी समय उन्हें स्टीफन किंग के डार्क टॉवर उपन्यासों पर रॉन हॉवर्ड की फिल्म रूपांतरण में गनस्लिंगर रोलैंड डेस्चेन की मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी। यदि उन्होंने हस्ताक्षर किए होते तो उन्होंने टीवी श्रृंखला में भी अभिनय किया होता। फिर इन प्रोडक्शंस ने उन्हें जेम्स बॉन्ड फिल्म स्काईफॉल में खलनायक राउल सिल्वा की भूमिका की पेशकश की। 37 यूनिवर्सल द्वारा 8 उपन्यास स्टीफन किंग श्रृंखला के अति महत्वाकांक्षी रूपांतरण के साथ आगे नहीं बढ़ने और महीनों की अटकलों को समाप्त करने के निर्णय के साथ बारडेम ने एबीसी की नाइटलाइन के लिए क्रिस्टियन अमनपौर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्काईफॉल में अपनी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि की। 38-39 बारडेम ने 2012 में निर्देशक सैम मेंडेस के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपना सितारा प्राप्त किया। बारडेम को 8 नवंबर 2012 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का 2484वां स्टार मिला। यह स्टार एल कैपिटन थिएटर के बाहर स्थित है। 40 अपनी फिल्म सन्स ऑफ द क्लाउड्स द लास्ट कॉलोनी 2012 के साथ 41 उन्होंने शरणार्थी शिविरों में सहरावी लोगों की पीड़ा को प्रदर्शित किया। 42 उन्होंने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की निंदा की कि वह वहां मानवीय संकट को निश्चित रूप से हल करने के लिए तैयार नहीं है। 43 बारडेम ने 2017 की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स श्रृंखला की 5वीं फिल्म में मुख्य प्रतिद्वंद्वी अरमांडो सालाजार की भूमिका निभाई। 1944 सितंबर 2017 में बारडेम ने हॉरर फिल्म मदर में जेनिफर लॉरेंस,
मिशेल फिफर और एड हैरिस के साथ अभिनय किया। निर्देशक डैरेन एरोनोफ्स्की द्वारा, जो एक ऐसे जोड़े पर केंद्रित है जिनका जीवन अप्रत्याशित मेहमानों के आगमन से बाधित हो जाता है। 4-5-4-6-2-0-1-8 में बारडेम एक बार फिर असगर फरहादी की फीचर फिल्म एवरीबडी नोज में अपनी पत्नी पेनेलोप क्रूज के साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए। 47 2021 में बारडेम ने डेनिस विलेन्यूवे के विज्ञान कथा नाटक ड्यून में स्टिल्गर की भूमिका निभाई। 48 उसी वर्ष उन्होंने फर्नांडो लियोन डी अरानोआ के कार्यस्थल व्यंग्य द गुड बॉस में जूलियो ब्लैंको के रूप में अभिनय किया। 49-50 चालाक फैक्ट्री के मालिक का किरदार निभाने वाले उनके प्रमुख प्रदर्शन को आलोचकों ने उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना और उन्हें गोया पुरस्कार दिलाया। 49-50 इसके अलावा 2021 में उन्होंने अमेज़न स्टूडियोज और आरोन सॉर्किन की बीइंग द रिकार्डोस में निकोल किडमैन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी ल्यूसिले बॉल के रूप में देसी अरनाज के रूप में अभिनय किया। 51 अरनाज के रूप में उनकी कास्टिंग पर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के बावजूद 52 बारडेम के चित्रण को प्रशंसा मिली। 53-54 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मोशन पिक्चर ड्रामा और मुख्य भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला, साथ ही उनका तीसरा अकादमी पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन कुल मिलाकर उनका चौथा नामांकन। 55-56-57 बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टीन के आगामी रीमेक में बारडेम फ्रैंकेनस्टीन के राक्षस की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। 58-59 वह 2022 की फिल्म लाइल क्रोकोडाइल में दिखाई दिए और रॉब मार्शल द्वारा निर्देशित डिज्नी की 2023 लाइव एक्शन बटा सीजीआई फिल्म द लिटिल मरमेड में किंग ट्राइटन की भूमिका निभाई। 60-61-62 बारडेम ड्यून पार्ट 2 में स्टिल्गर की भूमिका को दोहराने के लिए तैयार है और वह आगामी नेटफ्लिक्स और स्काईडांस एनिमेशन फिल्म स्पेलबाउंड में किडमैन के साथ एक बार फिर काम करेंगे। 63-64 10 जुलाई 2023 को डेडलाइन ने घोषणा की कि बारडेम एप्पल टीवी प्लस की आगामी फिल्म में ब्रैड पिट के साथ जुड़ेंगे। 65 व्यक्तिगत जीवन टेसा चार्लोट रैम्पलिंग ओबी जन्म 5 फरवरी 1946 एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। 2-3 स्विंगिंग 60s की एक आइकन, उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया। 4 उन्हें 1966 की फिल्म जॉर्जी गर्ल में मेरेडिथ की भूमिका में लिया गया था, जिसमें लिन रेडग्रेव ने अभिनय किया था। उन्होंने जल्द ही फ्रेंच और इतालवी आर्टहाउस फिल्में बनाना शुरू कर दिया, विशेष रूप से लुचिनो विस्कोनी की द डैम्ड 1969 और लिलियाना कैवानी की द नाइट पोर्टर 1974। उन्होंने कई यूरोपीय और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें स्टारडस्ट मेमोरीज 1980 शामिल है, द वर्डिक्ट 1982 में, लॉन्ग लिव लाइफ 1984 और द विंग्स ऑफ द डव 1997। 2000 के दशक में वह फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ओजोन की प्रेरणा बन गई, जो उनकी कई फिल्मों में दिखाई दी, विशेष रूप से स्विमिंग पूल 2003 और यंग एंड ब्यूटीफुल 2013। टेलीविजन पर उन्हें डेक्स्टर 2013 में डॉक्टर एवलिन वोगेल की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2002 में उन्होंने कैबरे शैली में रिकॉर्डिंग का एक एल्बम जारी किया, जिसका शीर्षक लाइक अ वुमन था। 5 2012 में उन्हें मिनिस्ट्रीज रेस्टलेस में उनके प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2015 की फिल्म 45 ईयर्स में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुई। 2017 में उन्होंने हन्ना के लिए 74वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप जीता। उन्हें 2001 में मानद सीजर और 2002 में फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2000 में ओबी बनाया गया और यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों से 2015 का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 में उन्होंने अपनी आत्मकथा जारी की, जिसे उन्होंने फ्रेंच में लिखा, जिसका शीर्षक था क्वीजे सुइस। साथ बाद में उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद हु आई एम पर काम किया, जो मार्च 2017 में प्रकाशित हुआ था। प्रारंभिक जीवन। टेसा चार्लोट रैम्पलिंग का जन्म 1946 में स्टुर्मर, एसेक्स में हुआ था, जो एक चित्रकार इसाबेल एनी नी गुर्टीन 1918-2001 और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता धावक और ब्रिटिश सेना अधिकारी गॉडफ्रे रैम्पलिंग 1909-2009 की बेटी थी। 8 सितंबर 2010 1964 में यूके लौटने से पहले उन्होंने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन जिब्राल्टर, फ्रांस और स्पेन में बिताया। उन्होंने वर्सेल्स में एकेडेमी जीन डियार्क और इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के बुशी में एक बोर्डिंग स्कूल, सेंट हिल्डा स्कूल में पढ़ाई की। उनकी एक बहन थी, सारा, जिसकी 1966 में 23 वर्ष की आयु में आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। उनका और सारा का घनिष्ठ संबंध था और उन्होंने अपनी युवावस्था के दौरान एक साथ कैबरे एक्ट में प्रदर्शन किया था। 12-13-14 कैरियर। 1960 का दशक, मॉडलिंग करियर, अभिनेत्री के रूप में शुरुआत। 1968 के सार्डिनिया में रैम्पलिंग का अपहरण कर लिया गया। रैम्पलिंग ने 14 साल की उम्र में स्टैनमोर में बर्नेज इंस्टीट्यूट में अपनी बहन के साथ फ्रेंच चांसन गाते हुए मंच पर पदार्पण किया। 15 उन्होंने अपना करियर एक मॉडल के रूप में शुरू किया और पहली बार कैडबरी विज्ञापन में दिखाई दी। वह एक सचिव के रूप में काम कर रही थी जब उसी बिल्डिंग में एक कास्टिंग एजेंट की नज़र उन पर पड़ी। 16 उन्होंने रिचर्ड लेस्टर द्वारा निर्देशित 2 फिल्मों में अप्रकाशित भूमिकाएं निभाईं, जिनमें बीटल्स के साथ उनकी पहली फिल्म ए हार्ड डेज नाइट 1964 और द नेट एंड हाउ टू गेट इट 1965 में एक वाटर स्कीयर के रूप में भूमिका शामिल है। 1965 में उन्हें फिल्म जॉर्जी गर्ल में मेरेडिथ की भूमिका के लिए चुना गया था और जॉन बोल्टिंग ने उन्हें कॉमेडी रॉटन टू द कोर में एक भूमिका दी थी। 1967 में उन्होंने साहसिक फिल्म द लॉन्ग ड्यूएल में यूल ब्रायन के साथ अभिनय किया। वह जियानफ्रेंको मिंगोजी द्वारा निर्देशित इतालवी फिल्म सार्डिनिया किडनैप्ड, सेक्वेस्ट्रो डी पर्सोना 1968 में फ्रैंको नीरो के साथ भी दिखाई दी। 18 टेलीविजन पर रैम्पलिंग ने द एवेंजर्स के 1967 के एपिसोड द सुपरलेटिव 7 में बंदूकधारी हाना वाइल्ड की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जॉन स्टीड को हराया था। 191969 में उन्होंने रोमांस ड्रामा 3 में सैम वॉटस्टन के साथ अभिनय किया और 1972 में उन्होंने ड्रामा कॉर्की में रॉबर्ट ब्लेक के साथ अभिनय किया और कॉस्ट्यूम ड्रामा हेनरी एट एंड हिज 6 वाइव्स में एनी बोलिन की भूमिका निभाई। इसके बाद उनका अभिनय करियर अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों सिनेमा में फला फूला। शुरुआती सफलता के बावजूद उन्होंने द इंडिपेंडेंट को बताया, हम खुश नहीं थे। यह एक दुस्वप्न था, नियम तोड़ना और यह सब। हर कोई मजे कर रहा था, लेकिन वे इतनी सारी दवाएं ले रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। वैसे भी 20 रैम्पलिंग ने विवादास्पद भूमिकाएं निभाई हैं। 1969 में लुचिनो विस्कोनी की द डैम्ड, ला कैडुटा डिग्ली देई में
उन्होंने नाजी एकाग्रता शिविर में भेजी गई एक युवा पत्नी की भूमिका निभाई। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और इसने उन्हें एक बिल्कुल नई छवि में ढाला, रहस्यमय, संवेदनशील और अंततः दुखद। द लुक, जैसा कि उनके सह कलाकार डर्क बोगार्डे ने कहा था, उनका ट्रेडमार्क बन गया। 21 1970-1980 के दशक की शुरुआत, परिपक्व भूमिकाएं, हॉलीवुड और इतालवी सिनेमा। वह प्रतिष्ठित क्लासिक वैनिशिंग पॉइंट में अमेरिकी नाटकीय रिलीज, यूके रिलीज में शामिल से हटाए गए एक दृश्य में दिखाई दी। मुख्य अभिनेता बैरी न्यूमैन ने टिप्पणी की कि यह दृश्य फिल्म की रूपक शैली में सहायक था। 1968 में रैम्पलिंग, 1974 की द नाइट पोर्टर में, जिसमें वह फिर से डर्क बोगार्डे के साथ दिखाई देती है, वह एक पूर्व एकाग्रता शिविर कैदी की भूमिका निभाती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पूर्व शिविर रक्षक बोगार्डे के साथ फिर से मिलती है, जिसके साथ उसका एक अस्पष्ट, दुखद संबंध था। उनका रिश्ता फिर से शुरू होता है और वह एक बार फिर उसकी रखैल और शिकार बन जाती है। 1974 में उन्होंने हेलमुट न्यूटन की प्लेबॉय तस्वीरों के लिए नग्न तस्वीरें खिंचवाईं। 1976 में उन्होंने 48वें अकादमी पुरस्कार में एंथनी हॉपकिंस के साथ सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन सेट सजावट पुरस्कार के लिए सह प्रस्तुति दी। 23 1974 में रैम्पलिंग ने जॉन बोरमन की साइंस फिक्शन फिल्म जरदोस में शॉन कॉनरी के साथ अभिनय किया। उन्होंने फॉक्सट्रॉट 1976 में पीटर ओटूल और ओरका 1977 में रिचर्ड हैरिस के साथ भी अभिनय किया। उन्होंने रेमंड चांडलर की जासूसी कहानी फेयरवेल माई लवली 1975 की अच्छी तरह से प्राप्त रीमेक में अग्रणी महिला के रूप में अमेरिकी दर्शकों से पहचान हासिल की, जिसमें रॉबर्ट मिचम ने फिलिप मार्लो की भूमिका निभाई, और बाद में वुडी एलन की स्टारडस्ट मेमोरीज 1980 के साथ और द वर्डिक्ट 1982 में सिडनी ल्यूमेट द्वारा निर्देशित एक प्रशंसित नाटक जिसमें पॉल न्यूमैन ने अभिनय किया था। प्रशस्ति पत्र आवश्यक 1980 और 1990 के दशक के मध्य, रैम्पलिंग ने पंत फिल्म मैक्स मोन अमोर 1986 में अभिनय करने और थ्रिलर एंजेल हार्ट 1987 में दिखाई देने से पहले क्लाउड लेलोच की 1984 की फिल्म विवा लावी लॉन्ग लाइव लाइफ में अभिनय किया। अवसाद के कारण वह एक दशक तक लोगों की नज़रों से दूर रही। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वह द विंग्स ऑफ द डव 1997 में दिखाई दी। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1998 के बीबीसी टेलीविज़न रूपांतरण में मिस हविशम की भूमिका निभाई और एंटोन चेकोव की द चेरी ऑर्चर्ड 1999 के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया। माइकल कैकोयानिस द्वारा निर्देशित प्रशस्ति पत्र आवश्यक 1997 में वह 54वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य थी। 2000 के दशक 2001 के कांस फिल्म समारोह में रैम्पलिंग ने 2000 के दशक में उन्हें वापस फिल्म में लाने का श्रेय फ्रांकोइस ओजोन को दिया। यह वह समय था जब उन्हें अपनी बड़ी बहन सारा की मृत्यु का सामना करना पड़ा था, जिसने 1966 में समय से पहले जन्म देने के बाद 23 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने द गार्जियन को बताया, मैंने सोचा कि इतने लंबे समय तक उसे अपने साथ नहीं रहने देने के बाद मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहूँगा। 21 ओजोन के स्विमिंग पूल 2003 में उनके द्वारा निभाया गया किरदार सारा मॉर्टन का नाम उनकी बहन के सम्मान में रखा गया था। रैम्पलिंग के जीवन के अधिकांश समय में उसने कहा कि उसकी बहन की मृत्यु मस्तिष्क रक्तस्राव से हुई थी। जब उसे और उसके पिता को सारा की मृत्यु के बारे में पता चला
तो वे इस बात पर सहमत हुए कि वे उसकी मां को कभी सच्चाई नहीं जानने देंगे। 2001 में रैम्पलिंग की मां की मृत्यु होने तक उन्होंने इसे गुप्त रखा। 21 रैम्पलिंग टोनी स्कॉट के स्पाई गेम 2001 में दिखाई दी और उन्होंने अंडर द सैंड 2000, स्विमिंग पूल 2003 और लेमिंग 2005 के लिए सीजर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 59 साल की उम्र में वह लॉरेंट कैंटेट की हेडिंग साउथ वर्स ले सूद में दिखाई दी, जो 2005 में यौन पर्यटन पर बनी फिल्म थी। वह फ्रांसीसी साहित्य की प्रोफेसर एलेन के रूप में दिखाई दी, जो यौन ध्यान पाने के लिए 1970 के दशक में हैती में छुट्टियां मनाती है, जो उसे घर पर नहीं मिलता है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। हिदेयो कोजिमा ने 2004 में रिलीज हुए अपने गेम मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर के मुख्य प्रतिद्वंद्वी द बॉस के लिए रैम्पलिंग की समानता का उपयोग किया। भूमिकाओं की अपनी पसंद पर रैम्पलिंग ने कहा, मैं आम तौर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए फिल्में नहीं बनाती हूँ। मैं उन हिस्सों को चुनती हूँ जो मुझे अपनी बाधाओं को तोड़ने की चुनौती देते हैं। खा जाने, दंडित करने, अपमानित करने या आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता इसका प्राथमिक हिस्सा लगती है। मानव स्वभाव का, और यह निश्चित रूप से सेक्स का एक बड़ा हिस्सा है। यह जानने के लिए कि सामान्य का क्या मतलब है, आपको अजीबता के ज्वार से गुजरना होगा। 24 अभिनेत्री ने बेसिक इंस्टिंक्ट 2006 जैसी यौन उत्तेजक फिल्मों में काम करना जारी रखा है। 2008 में उन्होंने द डचेस में केरा नाइटली के शीर्षक चरित्र की मां काउंटेस स्पेंसर की भूमिका निभाई और पोस्ट एपोकैलिक थ्रिलर बेबीलोन एडी में हाई प्रीस्टेस की भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने कॉमे उन्हें फेम या एज ए वुमन नामक एक एल्बम रिकॉर्ड किया। यह फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में है और इसमें ऐसे अंश शामिल हैं जो बोले गए शब्दों के साथ साथ रैम्पलिंग द्वारा गाए गए चयन भी है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। फरवरी 2006 में रैम्पलिंग को 56वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उन्हें वोग, इंटरव्यू और एले मैगजीन और CIUS फैंजीन के कवर पर देखा गया है। 2009 में उन्होंने जोअजिन टेलर के लिए मोना लिसा के सामने नग्न तस्वीर खिंचवाई। 2009 में रैम्पलिंग टॉड सोलोंडस की लाइफ ड्यूरिंग वॉरटाइम में दिखाई दिए। 2010 का दशक। 2009 में 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रैम्पलिंग। 2010 में उन्होंने एक आतंकवादी थ्रिलर क्लीनस्किन का फिल्मांकन पूरा किया और डायस्टोपियन रोमांटिक फंतासी नेवर लेट मी गो में मिस एमिली की भूमिका निभाई। 26-27 वह डांस ड्रामा स्ट्रीट डांस 3D में हेलेना और माइकल यॉर्क और रटगर हाउर के साथ द मिल एंड द क्रॉस में नन मैरी के रूप में भी दिखाई दी। 2011 में रैम्पलिंग ने ऑस्ट्रेलियाई नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक वाइट के उपन्यास द आई ऑफ द स्टॉर्म, जूडी डेविस और जेफरी रश के साथ के फ्रेड शेपिसी द्वारा निर्देशित रूपांतरण में एलिजाबेथ हंटर की भूमिका ने भाई। 2011 में वह लार्स वॉन ट्रायर के मेलांचोलिया में भी दिखाई दी। 2012 की मिनिस्ट्रीज रेस्टलेस में उनकी भूमिका के लिए रैम्पलिंग को प्राइमटाइम एमी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2013 में वह डेक्स्टर के 8वें सीजन में डॉ. एवलिन वोगेल के रूप में दिखाई दी। 28 रैम्पलिंग नाटक जून एट जोली में एलिस और नाइट ट्रेन टू लिस्बन में बुजुर्ग एड्रियाना डो प्राडो के रूप में भी दिखाई दी। अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में ITV नाटक ब्रॉडचर्च 2015-29 और BBC नाटक लंदन स्पाई 2015 शामिल है। 2014 में उन्हें अपने नए लिपस्टिक अभियान को लॉन्च करने के लिए नास कॉस्मेटिक्स का नया चेहरा नामित किया गया था। 2015 में
रैम्पलिंग ने एंड्रयू हाई की 45 ईयर्स में टॉम कटेने के साथ अभिनय किया। 31-32 फिल्म एक जोड़े के बारे में है जो अपनी 45वीं शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी पति की लापता पिछली प्रेमिका के बारे में नई जानकारी सामने आती है। 45 ईयर्स को 65वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मुख्य प्रतियोगिता खंड में प्रदर्शित किया गया था। 33-34 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर बियर जीता और टॉम कर्टेने ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर बियर जीता। 35 इस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार भी जीता। 36 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और बीआईएफए पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड प्रशस्ति पत्र आवश्यक। 2009 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शर्ली हेंडरसन, टॉर सोलोन्स और रैम्पलिंग। 2016 में रैम्पलिंग ने कहा कि नामांकित व्यक्तियों के बीच नस्लीय विविधता की कमी के कारण उस वर्ष के ऑस्कर समारोह का बहिष्कार करने के प्रयास गोरे लोगों के प्रति नस्लवादी थे। 37 उनकी टिप्पणियों को चेल्सी क्लिंटन ने अपमानजनक और अज्ञानतापूर्ण कहा था और क्लिंट ईस्टवुड ने टिप्पणियों का बचाव किया था। रैम्पलिंग ने बाद में अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी और खेद व्यक्त किया कि उनके बयानों की गलत व्याख्या की गई। 38-39 उसी वर्ष रैम्पलिंग ने यूनिसेफ की सहायता के लिए रोजर मूर, स्टीफन फ्राई, इवान मैकग्रेगर, जोन कोलिंस, जोआना लुमली, माइकल केन, डेविड वॉलियम्स, पॉल मैककेना और माइकल बॉल के साथ मिलकर बच्चों के परीक्षा ऐप गिविंग टेल्स का समर्थन किया। 40 2017 में रैम्पलिंग ने जूलियन बार्न्स के उपन्यास पर आधारित द सेंस ऑफ एन एंडिंग में जिम ब्रॉडबेंट और एमिली मोर्टिमर के साथ वेरोनिका फोर्ड के रूप में सह अभिनय किया। 1942 जनवरी 2017 में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका विश्व प्रीमियर हुआ था। 43 उनकी अगली फिल्म एंड्रिया पल्लारो की हन्ना में थी, जहां उन्होंने जेल में बंद एक व्यक्ति की पत्नी की शीर्षक भूमिका निभाई थी। अनिश्चित आरोप उनकी भूमिका के लिए उन्हें 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के वोल्पी कप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 6 2017 में रैम्पलिंग ने लिसा लैंगसे द्वारा निर्देशित यूफोरिया में एलिसिया विकेंडर और ईवा ग्रीन के साथ अभिनय किया। 44 2020 जनवरी 2019 में उन्हें 2021 डेनिस विलेन्यूवे फिल्म ड्यून में रेवरेंड मदर गयुस हेलेन मोहियम के रूप में चुना गया था। 45 तो दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आपको बता दी। बाकी आपको कोई भी डाउट हो या कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से पूरी एक तस्वीर डिटेल आप तक पहुंच चुकी है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसा लगी और आप में से कितने लोग इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।